पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 8th, क्लास 10th और क्लास +2 के लिए एक कॉमन टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत के अंदर राष्ट्रवाद। ये टॉपिक के ऊपर मैं 2 वीडियोज़ है जो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो का 3rd पार्ट है और इसके अंदर हमारा जो सब टॉपिक रहेगा वो था इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इसके मैंने आपको अभी तक 3 फेज़ बताए थे। 1885 से लेके 1905 तक का फर्स्ट फेज़ था जिसको हम बोलते हैं उदारवादी युग। इसके अंदर हमने पढ़ा था एक तो कांग्रेस पार्टी की फाउंडेशन कैसे हुई है, कहाँ पर हुई है, कितने मेंबर्स थे, ठीक है। दूसरा हमने ये बताया था कि जो उदारवादी नेता हैं या जो मॉडरेट लीडर हैं उनकी डिमांड्स क्या क्या थी। एक इसमें हमने पढ़ा है कि जो मॉडरेट लीडर है कौन थे, उनकी जो लाइफ की बेसिक जो इन्फॉर्मेशन वो हमने फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट की थी। उसके बाद वीडियो के सेकंड पार्ट के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी का जो सेकंड फेज़ है 1905 से लेके 1917 तक, इसको हम बोलते थे उग्रवादी युग, ठीक है। इसके ऊपर वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो उस वीडियो में आपको बताया गया है कि एक तो उदारवादी के बाद जो उग्रवादी नेता थे उनके लीडर कौन कौन थे और वो उग्रवादी नेता क्यों उत्पन्न हुए, यानी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन क्यों हुआ। एक उसके अंदर हमने टॉपिक क्लियर किया था कि बंगाल की जो डिवीज़न हुई है, जो विभाजन हुआ है, उसका भारत की राजनीति के ऊपर या भारत की जो राजनीति के अंदर जो विकास हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके बाद हमने सूरत की स्प्लिट के बारे में पढ़ा था कि सूरत के अंदर जो विभाजन हुआ 1907 में, उसके अंदर कौन से नेता और किस कारणों से अलग हुए थे। उसके बाद मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स पढ़े थे हमने 1909 के। और उसके बाद दिल्ली की जो षड्यंत्र रचा गया 1911 के अंदर, और लखनऊ के अंदर जो कांग्रेस पार्टी के जो गर्म दल और नरम दल के नेता इकट्ठे हुए थे जिसको हमने लखनऊ पैक्ट बताया था। तो ये 2 वीडियो आप पहले ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको आगे की जो स्टोरी है वो समझ आ सके। ये हमारा फर्स्ट वीडियो में पार्ट में है, ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट था। और अब इसके बाद मैं इस चैप्टर के ऊपर वीडियो नंबर 3 लेके आया हूँ, गांधी युग, गांधीयन पीरियड 1917 से लेके 1947। इसके अंदर पहले मैं आपको गांधी की जो लाइफ स्टोरी है बेसिक वो आपको पढ़ाऊँगा। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक रहेगा पहले महात्मा गांधी की लाइफ के बारे में और फिर उसके बाद उन्होंने कौन से आंदोलन किए। तो महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहली बात तो हमें उसकी लाइफ के बारे में, डेट ऑफ बर्थ महात्मा गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1869 में उनका जन्म हुआ। और इनकी जो जन्म तारीख है उनके रिलेटिव ही पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। अहिंसा का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो महात्मा गांधी की जन्मतिथि के दिन ही मनाया जाता है, 2 अक्टूबर 1869। यानी कि 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। और जगह थी पोरबंदर, पोरबंदर गुजरात, ठीक है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, महात्मा गांधी जी ने बोला था ना कि 3 बंदर, महात्मा गांधी के 3 बंदर और उनका जन्म स्थान पोरबंदर, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। गुजरात के अंदर है ये। पिता का नाम, फादर थे इनके करमचंद गांधी, करमचंद गांधी जी इनके पिताजी का नाम। माताजी का नाम पुतली बाई, क्योंकि खुद भी दुबले पतले थे तो उससे आपको याद रह जाएगा कि इनकी माता भी पतली या पुतली, आप जैसे भी इसको याद करना चाहें कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके। फिर इनके एक आपको बताए थे मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर पॉलिटिकल गुरु, यानी कि राजनीतिक गुरु। तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी। कमेंट सेक्शन में आपने ये बताना है कि जो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। उसके बाद इनकी पत्नी, वाइफ का नाम था कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी, ये इनकी वाइफ थी।
बच्चे थे इनके टोटल 4। बच्चों के नाम थे हरीलाल, दूसरे थे मनीलाल, 2 तो उनके लाल थे, एक हरीलाल और दूसरे मनीलाल। ठीक है जी। तो उसके बाद जो दूसरे 2 बच्चे थे उनके नाम के पीछे लगता था दास, एक था रामदास और एक था देवदास। यानी कि एक तो राम का नाम लेता था और दूसरा देवदास बना घूमता था, हरि और मनी। ठीक है, हीरा मनी के नाम से इसको याद कर सकते हो। तो ये इनके 4 बेटे थे, हरीलाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। तो महात्मा गांधी जी लगभग 12 साल तो यहाँ पर उन्होंने भारत के अंदर रह के ही अपनी एजुकेशन प्राप्त की, लेकिन 1881 के अंदर वो पढ़ने के लिए चले गए इंग्लैंड। अपनी जो हायर एजुकेशन थी उसको प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। हालांकि इस समय तक इनके जो पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन इसकी माताजी ने इनको बोला कि तुम बाहर नहीं जाओगे, अब तो फैमिली में कोई रहा नहीं। उनके पिता ही थे, लेकिन इनके मामा जी के कहने पर इनको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया और इनकी भारत में जो वापसी हुई, रिटर्न हुए ये भारत के अंदर 1891 के अंदर। 1891 लगभग 10 साल इन्होंने इंग्लैंड के अंदर रहे और वहाँ पर उन्होंने बैरिस्टिल की जो डिग्री है, जो एक लॉयर की डिग्री होती है बैरिस्टिल, तो ये डिग्री वहाँ से वो अचीव करके भारत में वापस आए थे। अब उसके बाद महात्मा गांधी जी के कुछ न्यूज़पेपर जो अखबारें उन्होंने जारी की थी अपने समय में, तो एक तो अखबार है इसके अंदर यंग इंडिया। यंग इंडिया 1925 में निकाला गया था। वो इसलिए निकाला गया था क्योंकि उस समय अपने भगत सिंह जी ने नौजवान सभा स्थापित की थी और उनको मोटिवेट करने के लिए ही यंग इंडिया नाम का जो अखबार है वो निकाला गया था। एक इनका अखबार है ग्रीन पैम्फलेट, ग्रीन पैम्फलेट। तीसरी अखबार है इनकी हरिजन, हरिजन, जो कि 1932 में निकाली गई थी जब पूना पैक्ट हुआ था। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद एक इनका अखबार है इंडियन ओपिनियन, ये 1903 में निकाली थी। लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये वाली जो अखबार है वो इंडिया के अंदर नहीं छपी थी, ये अखबार छपी थी डरबन के अंदर, और डरबन साउथ अफ्रीका का एक शहर है। वहाँ पे ये अखबार निकाला महात्मा गांधी जी ने, इंडियन ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है मत, लोगों की राय। तो ये आपको 1, 2, 3 और 4, ये 4 अखबार हैं। जो ये 3 अखबार हैं ये तो भारत के अंदर थी उनकी, और जो ये बड़ी अखबार है ये इन्होंने डरबन जब गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर, वहाँ पर उन्होंने ये अखबार प्रिंट करवाया था। अब इसके बाद आते हैं महात्मा गांधी जी को टाइटल कौन से मिले हैं। तो सबसे पहला टाइटल उनको महात्मा का ही टाइटल है, जो उनके नाम के आगे भी लिखा जाता है। तो इनका टाइटल इनको दिया है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ये टाइटल इनको दिया था 1917 में, और इसलिए दिया था क्योंकि चंपारण, आगे हम उसके आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन के अंदर महात्मा गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जीत हासिल की थी, और उसी को प्राउड देने के लिए इनको महात्मा जी का टाइटल दिया गया। दूसरा टाइटल इनको दिया गया राष्ट्रपिता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे राष्ट्रपिता हैं जो वो महात्मा गांधी जी हैं, पर इनको राष्ट्रपिता जी का जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी 1944 के अंदर ये टाइटल दिया गया है। इसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया है नंगा फ़कीर, नंगा फ़कीर, नेक्ड संत। ये टाइटल दिया गया है कबीलाई लोगों द्वारा, जो कबीले लोग होते हैं उन्होंने इनको ये टाइटल दिया है नंगा फ़कीर। इसके बाद इनको एक टाइटल दिया गया है केसर ए हिंद, केसर ए हिंद। ये टाइटल दिया गया ब्रिटिश वाइस रॉय, जो अंग्रेज़ों के वाइस रॉय थे, जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड हार्डिंग को मारने की कोशिश भी की थी कि 1911 की कॉन्स्पिरेसी के अंदर, तो लॉर्ड हार्डिंग ने इनको ये टाइटल दिया था। तो ये आपको 4 टाइटल्स हैं जो महात्मा गांधी के पता होने चाहिए। इनको आप राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। अब कुछ बात करते हैं लिटरेचर वर्क की, मतलब कि जो राजनीतिक साहित्य या जो भी पुस्तकें महात्मा गांधी जी ने लिखी हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले उनकी पुस्तक है सर्वोदय, सर्वोदय।
ये पुस्तक लिखी गई है 1908 के अंदर। और ये सर्वोदय की जो पुस्तक है महात्मा गांधी जी ने वो कंसेप्ट लिया था अनटू दिस लास्ट। ये रस्किन की लिखी हुई बुक है, जो रशियन है, उनको ट्रांसलेट करके उन्होंने सर्वोदय नाम से ट्रांसलेट किया था बाद में। सेकंड है इनकी हिंद स्वराज, हिंद स्वराज, और ये पुस्तक लिखी गई है 1909 में। इसके बाद जो तीसरी उनकी ऑटोबायोग्राफी है वो है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सच्चाई के साथ मेरे तजर्बे या मेरा एक्सपेरिमेंट। और ये आपको याद रखना है कि ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उनकी स्वय जीवनी है, और ये स्वय जीवनी लिखी गई है 1927 के अंदर। तो ये कुछ 3 उनकी मेनली लिटरेचर वर्क हैं। आप इसको साथ साथ राइट डाउन करते जाएं। अब महात्मा गांधी के ऊपर प्रभाव किनका था, इन्फ्लुएंस्ड, प्रभाव किससे थे वो प्रभावित? सबसे पहले थे वो लियो टॉल्स्टॉय से, लियो टॉल्स्टॉय से। दूसरे वो थे जॉन रस्किन से। तीसरे थे वो बाइबल से। चौथे थे वो हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तक है गीता से प्रेरित थे। और पांचवा प्रेरित थे डेविड थॉरियो से। तो ये कुछ उनके मेनली लीडर्स रहे हैं। और एक उनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, तो ये उनके मोटिवेटर रहे हैं जिन्होंने उनको प्रभावित किया अपने विचार पेश करने के लिए। लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, बाइबल, गीता, डेविड थोरियो और गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये उनके प्रभाव के इनके ऊपर उनका प्रभाव था। उसके बाद बात है हमारे पास कि महात्मा गांधी ने हमारे देश के अंदर या देश के बाहर कौन से आंदोलन चलाए हैं। तो सबसे पहला महात्मा गांधी जी का आंदोलन है चंपारण, ये बिहार के अंदर है। और ये आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था 1917 के अंदर। इनके बारे में आगे डिटेल में हम चर्चा करते हैं। दूसरा आंदोलन है महात्मा जी का खेड़ा आंदोलन, जो कि गुजरात के अंदर है। तीसरा आंदोलन महात्मा गांधी जी का अहमदाबाद मिल का आंदोलन, अहमदाबाद मिल के जो लेबर्स वाले थे उनके लिए आंदोलन था। ये आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि इस आंदोलन में क्या हुआ था। फिर उसका चौथा आंदोलन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 के अंदर। फिर उसके बाद उनका आंदोलन था खिलाफत आंदोलन, इनको भी सपोर्ट किया था इन्होंने। फिर उसके बाद महात्मा गांधी जी का लाइफ का था सिविल डिसओबीडेंस, सिविल नाफरमानी भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद एक इनका आंदोलन है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये कुछ मेनली उनके आंदोलन थे। तो इनके बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि इन दोनों के अंदर महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया है। तो ये आप इसको एक बार रफली हाइलाइट ले सकते हो और उसके बाद हम इन टॉपिक्स को डिटेल में चर्चा करते हैं। अब यहाँ से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि 1891 के अंदर महात्मा गांधी जी भारत के अंदर वापस आए, रिटर्न टू इंडिया। पहले वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए हुए थे, वहाँ से अपनी उन्होंने डिग्री हासिल की। और उसके बाद महात्मा गांधी जी 22 अक्टूबर 1893, ये आपको डेट याद रखनी है, 22 अक्टूबर 1893, इस डेट को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हुए थे। और साउथ अफ्रीका क्यों गए थे, उसका कारण क्या था? तो उसका मेनली कारण ये था कि भारत के मुस्लिम व्यक्ति जिनका नाम था दादा अब्दुल्ला, ये एक व्यापारी थे, मर्चेंट व्यापारी थे जो भारत से गए थे। और ये साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रेड करते थे, व्यापारी होने के नाते ट्रेड ही करेंगे। तो दादा अब्दुल्ला जी मुस्लिम थे और इन्होंने महात्मा गांधी जी को बोला कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका के अंदर भारतीय लोगों के साथ जो गोरे लोग हैं वो भेदभाव कर रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ आना होगा और यहाँ पर भारतीय लोगों की मदद करनी होगी, क्योंकि आप एक वकील हो और आप इस तरीके से उनको केस को लड़ सकते हो, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपने देशों के संविधान पढ़े हुए हैं। तो इसलिए आप यहाँ जो भारतीय लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है उसके लिए आप अफ्रीका आए। और इनकी कॉल पर ही 22 अक्टूबर 1893 को महात्मा गांधी जी
साउथ अफ्रीका चले गए। लेकिन जैसे ही साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने वहाँ पे जाकर देखा कि सबसे पहले भेदभाव उन्हीं के साथ हुआ। वो कैसे हुआ? तो महात्मा गांधी जी डरबन से मैटीबर्ग स्टेशन पर पहुँचे थे। मैटीबर्ग स्टेशन जो कि साउथ अफ्रीका के अंदर है। तो उन्होंने वहाँ से टिकट ली थी और टिकट ली उन्होंने फ़र्स्ट क्लास की। फ़र्स्ट क्लास का मतलब होता है कि जो ट्रेन का सर्वप्रथम श्रेणी है जिसके अंदर अच्छी सुविधाएं होती हैं। तो उन्होंने वहाँ से टिकट लिया। जैसे ही वो फ़र्स्ट क्लास डब्बे में चढ़ने लगे तो वहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर ने बोला कि ये डब्बा है जो आपके लिए नहीं है, आपको थर्ड क्लास या सेकंड क्लास के डब्बों में बैठना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि मैंने टिकट तो जब फर्स्ट क्लास का लिया तो मैं थर्ड क्लास के डब्बे में क्यों बैठूं। तो इसी से महात्मा गांधी जी को उन्होंने ट्रेन से धक्का दे दिया और इस इंसिडेंट से महात्मा गांधी की जो लाइफ है उसके अंदर एक चेंज आया, जहाँ से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो चेंज कर दी कि मैं तो एक पढ़ा लिखा वकील हूँ और ये मेरे साथ अगर ऐसा भेदभाव कर रहे हैं और वो भी किसी दूसरे देश में, तो ये हमारे भारतीय लोग जो यहाँ से अनपढ़ लोग काफ़ी समय से यहाँ रह रहे हैं, जो लेबर वाले रह रहे हैं, तो उनके साथ क्या सलूक करेंगे। तो इस इंसिडेंट के कारण महात्मा गांधी जी ने ये फैसला कर लिया कि अब मैं साउथ अफ्रीका के अंदर जो अंग्रेज़ लोग हैं जो काले और गोरों के बीच में भेदभाव रखते हैं तो उनके खिलाफ़ मैं संघर्ष करूँगा, यहाँ पर लड़ूँगा। तो इसी के चलते महात्मा गांधी जी ने लगभग अपने जीवन के 22 साल यहीं साउथ अफ्रीका के अंदर गुजार दिए और वहाँ पर उन्होंने 1894 के अंदर 1894 के अंदर एक पार्टी बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा नटाल कांग्रेस। तो उन्होंने यहाँ पे पार्टी बनाई और उसका नाम रखा नटाल कांग्रेस। तो 1894 के अंदर ये पार्टी बनाई और वहाँ पर अपनी लाइफ के काफ़ी समय व्यतीत करने के बाद महात्मा गांधी जी आखिरकार 9 जनवरी 1915 को भारत के अंदर वापस आए और बॉम्बे पहुँचे सबसे पहले। तो महात्मा गांधी की यहाँ से भारत के अंदर वापसी हुई लगभग 22 साल के बाद। उन्होंने अपनी लाइफ के 22 ईयर्स वहीं पर उनको लियो टॉल्स्टॉय, जॉन रस्किन, डेविड थोरियो जैसे जो अच्छे राइटर्स थे उस समय के, जो फिलोसफर थे, उनसे मिलने का मौका मिला या उनकी जो किताबें लिखी हुई थी, लिटरेचर लिखा हुआ था, उसके ऊपर पढ़ने का मौका मिला। तो इसके बाद महात्मा गांधी जी जैसे ही भारत के अंदर पहुँचे तो उनको 1916 के अंदर एक स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर भारत के अंदर बुलाया गया। और कहाँ पर बुलाया गया? उस समय भारत के अंदर एक यूनिवर्सिटी खुली थी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने अपनी लाइफ की सबसे पहले यहाँ पर स्पीच दी 1916 के अंदर। उनको स्पेशल चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उन्होंने लखनऊ का जो सेशन था, लखनऊ सेशन, जिसके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं 1916, तो जहाँ पर अपने कांग्रेस गर्म दल और नरम दल वाले मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इकट्ठे हो गए थे। उस सेशन को महात्मा गांधी जी ने ज्वाइन भी किया था, वहाँ पे उन्होंने अपना भाषण भी दिया था। तो इसके बाद जैसे ही वो लाहौर सेशन के अंदर गए हुए थे, लाहौर सेशन के अंदर महात्मा गांधी जी अपनी स्पीच दे के अभी वहाँ पर बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, अपने जो साथी थे। तो लाहौर सेशन 1916 के अंदर हुआ जिसको हम लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, जहाँ पर गर्म दल और नरम दल इकट्ठे हो गए थे। तो वहीं पर एक व्यक्ति आया जो कि किसान था, कल्टीवेटर था, जिसका नाम आपको याद रखना है, राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल। तो राजकुमार शुक्ल जी महात्मा गांधी जी को मिलने के लिए आए, कह रहे मेरे को आपका थोड़ी देर का समय चाहिए, मैंने आपको कुछ बताना है। तो महात्मा गांधी जी ने समय निकाल कर राजकुमार शुक्ल जी से मिले और उन्हें बोला कि समस्या बताओ कि क्या है। वो कहते हैं कि बिहार के अंदर, क्योंकि जो हमारा ये आंदोलन आएगा इसके बाद, वो आए थे कहाँ से? बिहार थे। और बिहार का कौन सा एरिया? चंपारण। इस आंदोलन के बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो वो आए तो उन्होंने महात्मा गांधी जी को रिक्वेस्ट की कि हमारा केस लड़ें, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। उनको जो उनका आंदोलन के अंदर आगे हम पढ़ेंगे क्या प्रॉब्लम थी, उसके लेके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की। और महात्मा गांधी जी राजकुमार शुक्ल के कहने पर चंपारण के लिए रवाना हो गए। अब वो आंदोलन क्या था, क्यों गए वहाँ पर, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से महात्मा गांधी का हम पहला आंदोलन भारत के अंदर पढ़ेंगे। यहीं से महात्मा गांधी जी ने अपनी लाइफ का पहला सत्याग्रह
जो भारत के अंदर किया वो शुरू किया था इस आंदोलन से, जिसको हम बोलते हैं चंपारण मूवमेंट। अब ये चंपारण मूवमेंट के लिए आपको मैंने बताया कि राजकुमार शुक्ल जी जो कि बिहार से आए थे, डिस्ट्रिक्ट चंपारण से, उन्होंने महात्मा गांधी जी को बुलाया था, उनके कहने पर ही वो इस आंदोलन में गए थे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी, तो उस समय अंग्रेज़ों ने एक पॉलिसी बनाई हुई थी जिसको हम बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? 3 कठिया पद्धति। अब ये 3 कठिया होता क्या है? 3 कठिया पद्धति पूरे बिहार की जो ज़मीन को मापने का जो बेसिक तरीका होता है वो कठिया होता है। जैसे हम 1 किला बोलते हैं या 1 एकड़ बोलते हैं, वहाँ पे कठिया बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं कि एक कठिए को टोटल 20 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इस तरीके से मान लो कि उन्होंने ये 5 पार्ट बना दिए, ठीक है। तो ये हमने 5 इधर से बना दिए और 4 पार्ट इधर से, 1 2 3 एंड 4। तो ये टोटल एक ज़मीन को कितने पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने? 20 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब 3 कठिए का मतलब कि इस कठिए के कितने हिस्से? 3 हिस्से। जैसे मान लो एक ये हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा ये हो गया और एक ये वाला हो गया, 3 हिस्से हो गए। तो इसी को 3 कठिया पद्धति बोलते हैं। अब ये 3 हिस्सों का मतलब क्या है? उस समय ब्रिटेन के अंदर ख़ास तौर पर इंडिगो, जिसको हम बोलते हैं नील की डिमांड बहुत ज़्यादा थी और इसके लिए अंग्रेज़ों को भारी मात्रा में नील चाहिए था। और नील की जो खेती है वो भारत के अंदर करनी पॉसिबल थी और थोड़ा सस्ता भी पड़ता था। तो इसके लिए अंग्रेज़ों ने भारतीय किसानों को एडवांस में पेमेंट दी। एक तो उन्होंने एडवांस में पेमेंट दी कि जितना आपको नील बीजने के ऊपर खर्चा आता है उसकी हम आपको क्या देंगे? एडवांस पेमेंट देंगे। और दूसरा बोला कि जैसे ही नील बीजते हैं, आपको इस चीज़ का पता होगा कि इससे ज़मीन की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है? कम होती है। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो इसके लिए किसानों को लॉस तो होगा। और अंग्रेज़ों ने ये बोला कि जितना भी आपको नील बीजने से लॉस होता है आपकी ज़मीन का, उसका हम आपको क्या देंगे? कंपनसेशन देंगे, यानी कि मुआवजा देंगे। एक तो आप एडवांस में पेमेंट ले सकते हो जितनी आपको चाहिए ताकि आप नील की खेती कर सकें। उसके लिए जो भी आपको इनपुट्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। और दूसरा आपको कंपनसेशन भी देंगे जितना आपकी ज़मीन का लॉस होगा। तो ये 2 शर्तों के ऊपर भारतीय जो किसान थे वो अपनी ज़मीन के लगभग 20 में से 3 पार्ट, 3/20, और इसी को हम बोलते हैं 3 कठिया पद्धति। आप इसको 15% भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हम 3/20 का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप इसको ये कह सकते हो कि जितनी एक किसान के पास ज़मीन होगी उसका 15% जो एरिया है उसके ऊपर उसको नील की खेती करनी होगी। और इसके लिए उनको एडवांस पेमेंट भी दी जाएगी और दूसरा उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद ही जो जर्मन है उन्होंने आर्टिफिशियल नील तैयार करने की टेक्निक निकाल ली। केमिकल्स की मदद से जो कृत्रिम जो नील है उसको बनाने की प्रोसेस है जो पता लगी दुनिया के अंदर। और अंग्रेज़ों ने उसके बाद बोला कि हमें आपकी जो ज़मीन के अंदर नील बीजा जाता था अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ज़मीन के अंदर जो चाहे वो फसल उगा सकते हैं, हमें नील की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा अंग्रेज़ों ने ये बोला कि जितनी भी हमने आपको पेमेंट दे रखी है एडवांस में, ठीक है, वो पेमेंट हमें वापस चाहिए, पेमेंट वापस चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप पेमेंट वापस नहीं करोगे तो आपकी जो ज़मीन है वो हम आपसे छीन लेंगे, स्नैचिंग। तो बहुत सारे किसानों की जो ज़मीन है वो अंग्रेज़ों ने इस कंपनसेशन के जो ये एडवांस पेमेंट दे रखी थी तो इसके लिए उन्होंने उनकी ज़मीनें खोसनी वापस कर दी। और ऊपर से बोला कि हम आज के बाद आपको किसी प्रकार का भी जो ज़मीन का मुआवजा है वो नहीं देंगे, आपका मुआवजा भी बंद है और जो हमने आपको पेमेंट दे रखी है वापस करो, अगर नहीं वापस करोगे तो आपकी ज़मीनें खोस ली जाएंगी। तो इसी प्रकार से राजकुमार शुक्ल की ज़मीन है जो वो उन्होंने अंग्रेज़ों ने खोस ली थी। और इसी तरीके से भारत के और बहुत सारे किसान जो चंपारण के थे उनकी ज़मीनों के ऊपर अंग्रेज़ कब्जा करते जा रहे थे और उनको मुआवजा देने से भी इनकार कर दिया। तो इसी बात से महात्मा गांधी जी वहाँ पर गए थे, उसका बेसिक कारण ये था। अब उसके लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया? तो सबसे पहले तो महात्मा गांधी जी सच्चाई जानना चाहते थे कि सच्चाई है क्या।
तो सबसे पहले उन्होंने सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की। अब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करेंगे? सबसे पहले उनके पास ऑप्शन था कि वहाँ के जो किसान हैं उनसे ही जानकारी इकट्ठी की जाए, किसान क्या बोलते हैं। उसके बाद वहाँ के जो पढ़े लिखे वकील हैं उनसे जानकारी ली जाए। तो वहाँ पे उस समय पढ़े लिखे वकील थे हमारे देश के जो बाद में पहले राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन व्यक्तियों से महात्मा गांधी जी ने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद महात्मा गांधी ने ये समझ लिया कि किसानों की समस्या रियल है और अंग्रेज इनके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत की, और वो अंग्रेज़ों से बात करने के लिए गए कि इन किसानों का बनता जो उनको हक है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस बात से मना कर दिया कि हम ना तो इनका कंपनसेशन देंगे और ना ही इन किसानों का जो हमने पेमेंट दे रखी है वो वापस भी लेंगे, और ये आगे हम इनसे नील भी नहीं खरीदेंगे। इनकी ज़मीन का जो लॉस हुआ है तो हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है। तो इसी बात को लेके महात्मा गांधी जी ने सभी किसानों को बोला कि अगर आपको अपना हक प्राप्त करना है तो आप यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठ जाएं, लेकिन उसके लिए शर्त ये होगी कि आप किसी प्रकार की भी हिंसा नहीं करेंगे। आपका जो आंदोलन होगा वो नॉन वायलेंस बेस्ड होगा। अगर आपको वो मारते भी हैं तो आपको वो सहन करना होगा। तो इस बात से सारे किसान एग्री हो गए और उन्होंने अंग्रेज़ों के सामने धरना दे दिया, चटाई बिछाई और बैठ गए। तो कुछ समय के बाद ही अंग्रेज़ों ने देखा कि महात्मा गांधी जी तो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, वो तो अंग्रेज़ों का हक, इनको किसानों को अपना हक दिला के रहेंगे। महात्मा गांधी जी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनको 25% भी अगर कंपनसेशन मिल गया तो वो धरने से उठ जाएंगे। अभी ये बात शेयर नहीं की थी किसी से भी उन्होंने अंग्रेज़ों से। 25% उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनको उम्मीद थी कि 25% अगर मिल जाए तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज़ों ने उल्टा बोला कि आप 50% लीजिए लेकिन यहाँ से प्लीज़ उठ जाइए। महात्मा गांधी जी 25 एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ सामने से बोलते हैं कि आप 50% ले लो लेकिन यहाँ से उठ जाओ। तो महात्मा गांधी जी पहले ही 25 पर राज़ी होने वाले थे, तो उल्टा उनको अब तो बम्पर लॉटरी लग गई और उनको 25 की जगह पे कितना मिल गया, 50% मिल गया। और यहाँ से महात्मा गांधी का जो पहला आंदोलन है चंपारण वो सफल हुआ और किसानों को उनका हक का जो वो मिल गया। इस आंदोलन को बोलते हैं हम चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन। तो इसमें किसानों को 50% मुआवजा मिला, और ये मैंने आपको पहले बताया कि ये महात्मा गांधी का लाइफ का पहला सत्याग्रह था भारत के अंदर, और इसमें महात्मा गांधी जी ने जीत हासिल की। तो ये आपका चंपारण मूवमेंट। तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद मैं जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।